दूसरे दिन रात वाला हेड कांस्टेबल जो हिंदू था खुद कोशिला के हेडक्वार्टर में आ गया। रात को कोशिला मुझसे कोई बात न कर सकी। सुबह के वक्त वो गुस्ल खाने में गई तो उसने मुझे निकाल कर कोने में पड़ी हुई पुरानी कुर्सी पर रखा और हाथ जोड़कर मेरे आगे माथा टेका और आहिस्ता से बोली, महाराज मैं स्नान करने लगी हूँ, आप यहाँ मेरे सामने बैठे, मेरे सारे पाप झड़ जाएंगे। मेरे बड़े धनभाग हैं कि मुझे देवता स्नान करते देखेंगे। मैं कुर्सी पर कुंडली मार कर बैठा था। वो बोली, महाराज बाहर पिताजी के अफसर थानेदार मेहता जी आए हुए हैं, आप सबको नजर आ जाएंगे। मैं कुर्सी पर ही बैठा रहा। कोशिला जैसे ही साड़ी उतार कर बाल्टी के सामने बैठी, मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं इस हिंदू लड़की को बहन कह चुका था। अब वो मेरे लिए बहन के बराबर थी। जब तक वो नहाती रही मैं मुंह दूसरी तरफ करके बैठा रहा। जब उसने साड़ी पहन ली तो मैंने मुंह उसकी तरफ कर लिया। उसे बिल्कुल महसूस न हुआ। नहाने के बाद उसने मुझे दोबारा अपने ब्लाउज में छुपा कर रख लिया। मैंने उसे आहिस्ता से कहा कि वो मुझे घर में किसी जगह छुपा दे। वो कहने लगी, घर में सिर्फ 2 कमरे हैं, एक में माता जी सो रही हैं, दूसरे कमरे में पिताजी थानेदार मेहता जी के साथ बैठे हैं। वो मुझे लेकर गुस्ल खाने से बाहर आ गई। उसके पिताजी ने कहा, कोशिला बेटी मेहता जी आए हैं, इनके वास्ते चाय बनाकर लाओ। साथ ही छोटा सा बावर्ची खाना था। कोशिला अच्छा पिताजी कहकर बावर्ची खाने में गई और चाय बनाने लगी। उस वक्त थानेदार मेहता कोशिला के बाप से रात की वारदात के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। उसने बताया कि लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दी हैं। अपने डॉक्टर ने लाशें देखकर ही कह दिया था कि इन्हें किसी मूजी सांप ने डसा है। पोस्टमार्टम बड़ा मुश्किल है। मैंने उसे कहा, आप जितना पोस्टमार्टम कर सकते हैं करके रिपोर्ट भिजवा दें। चूंकि बावर्ची खाना बिल्कुल साथ ही था इसलिए मुझे उन लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। इस दौरान थानेदार मेहता ने एक ऐसी बात कह दी कि मैं चौंक पड़ा। उसने कोशिला के बाप से कहा, भिंडारी पैलेस होटल वाले केस का एक आतंकवादी तो डीएसपी साहब ने टॉर्चर करके मार डाला था। कोशिला का पिता बोला, डीएसपी साहब ने ये काम ठीक नहीं किया, हमें उससे दूसरे आतंकवादियों के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हो सकती थी। थानेदार मेहता कहने लगा, डीएसपी साहब सिख हैं और सिख किसी की नहीं सुनते, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई है कि हमने इस केस के दूसरे मुलजिम को पकड़ लिया है। उसने पूछा, वो कौन है? जिस आतंकवादी को डीएसपी साहब ने सांप डसवा कर जमीन में दबा दिया था, ये उसका साथी है। अभी तक कुछ बका नहीं, लेकिन हमें इतना मालूम हो गया है कि उसका ताल्लुक भोपाल शहर से है। भोपाल पुलिस के 2 आदमी उससे पूछगिछ करने आ रहे हैं। आज किसी वक्त वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये मेरे लिए हैरान और परेशान कर देने वाला इंकिशाफ था। ये लोग यकीनी तौर पर कमांडो मंजर खालिद के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी में सिर्फ वही भोपाल का रहने वाला था। ये खबर सुनकर मैं फिक्रमंद हो गया। अगर वाकई पुलिस ने कमांडो मंजर खालिद को गिरफ्तार कर लिया था तो ये बहुत खतरनाक बात थी, क्योंकि कमांडो मंजर खालिद मध्य प्रदेश में भारतीय मुसलमानों के हुकूक का तहफ्फुज करने वाली एक ज़ेर ज़मीन खुफिया जमात का लीडर था। जाहिर है उसको अजियतनाक तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। अगर खुदा न करे कमांडो मंजर खालिद अजियत बर्दाश्त न कर सका और उसने कुछ बता दिया तो न सिर्फ भोपाल में उनकी जमात के मुजाहिद पकड़े जाएंगे, बल्कि भारत के दूसरे शहरों में जहां जहां इस जमात के लोग मौजूद हैं उनकी भी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी और भारतीय पुलिस उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोशिला चाय के 2 प्याले ट्रे में रख कर बाहर आ गई। उस वक्त थानेदार मेहता से कोशिला का बाप पूछ रहा था, ये जो आतंकवादी हमारे आदमियों ने पकड़ा है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो भोपाल का रहने वाला है? थानेदार मेहता चाय का घूंट निगल कर बोला, हमारी इंटेलिजेंस ने यही रिपोर्ट दी है। बाकी तुम भी अपनी इंटेलिजेंस के आदमी हो और पुराने तजुर्बाकार हो। मेरे साथ चलकर उसको खुद देख लो और फिर शाम तक भोपाल शहर के 2 आदमी भी पहुंच जाएंगे। पूरी बात सामने आ जाएगी। ये आतंकवादी इस वक्त कहाँ है? थानेदार मेहता ने कहा, सीआईडी के हेडक्वार्टर में है। कोशिला का बाप कहने लगा, मेहता जी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी जासूस है या फिर कश्मीरी कमांडो है। मेहता ने कहा, तुम अभी मेरे साथ चलो, खुद उससे बात करके देख लो। उस वक्त कोशिला उस कमरे से निकलकर अपने माता जी के पास दूसरे कमरे में आ गई। अब मुझे थानेदार मेहता और कोशिला के बाप भिंडारी की बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थी। कोशिला अपने माता जी का सर दबाने लगी थी। मैं उसके ब्लाउज में छुपा हुआ था। उसे कह भी नहीं सकता था कि वो दूसरे कमरे में वापस जाए। इतनी देर में कोशिला का बाप दरवाजे में नमूदार हुआ। कहने लगा, कोशिला की माँ, मैं जरा हेडक्वार्टर तक जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। उस वक्त मुझे कोशिला के बाप के साथ जाना चाहिए था ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकता कि भोपाल के जिस नौजवान को दिल्ली पुलिस ने पैलेस होटल के बम धमाके की वारदात के शुबे में पकड़ा है वो कमांडो मंजर खालिद ही है या कोई दूसरा आदमी है। लेकिन मैं कोशिला के बाप के साथ नहीं जा सकता था। मुझे कमांडो मंजर खालिद के बारे में सही रिपोर्ट मालूम करने का कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना था। मैंने दिल्ली से भोपाल जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब मैं ये तस्दीक किए बगैर दिल्ली शहर से बाहर नहीं जा सकता था कि
क्या दिल्ली पुलिस ने वाकई कमांडो मंजर खालिद को ही गिरफ्तार किया है? कोशीला का बाप चला गया। मेरे साथ भी अजीब हादसा हुआ था। कहाँ ये कि मैं दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस से बचता फिरता था, और कहाँ ये हालात के उलट फिर ने मुझे दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस के ही एक ओहदेदार के घर पहुंचा दिया था। ये अलग बात थी कि मैं उस वक्त इंसानी शक्ल में नहीं था, वरना शायद अब तक मैं पुराने किले के टॉर्चर सेल में होता। कोशीला अपने माता के कमरे में थोड़ी देर उसका सर दबाती रही, फिर वो किसी बहाने क्वार्टर की छत पर आ गई। रात को जो बादल दिल्ली के आसमान पर छाए हुए थे वो छट चुके थे और धूप निकल आई थी। छत की मुंडेरें ऊंची थीं, एक लोहे की चारपाई बिछी हुई थी। कोशीला ने मुझे अपने ब्लाउज से निकालकर अपने सामने चारपाई पर बिठा दिया और हाथ जोड़कर अपना सर सजदा करने के अंदाज में झुकाया। फिर कहने लगी, महाराज आप धूप में आराम से बैठे, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ, आपको भूख लग रही होगी। मैं खामोश रहा। वो नीचे उतर गई। धूप ने मेरे जिस्म को बड़ा सुकून दिया। मैं सोचने लगा कि कमांडो मंजर खालिद के बारे में सही रिपोर्ट कैसे हासिल की जा सकती है। मेरा एक ही जरिया था और वो कोशीला थी। मैं उसके बाप से बराह रास्त इस बारे में कुछ नहीं पूछ सकता था। अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई। मैं कोशीला की ज़ईफुल एतकादी से फायदा उठा सकता था। कोशीला एक प्याली में दूध लेकर आ गई। उसने बड़ी अकीदत से प्याली मेरे सामने रख दी और हाथ जोड़कर कहा, महाराज दूध पीजिए। मैंने थोड़ा सा दूध पिया और जल्दी से अपना मुंह पीछे हटाकर हल्की सी फुनकार मारी। कोशीला ने परेशान सी होकर कहा, महाराज क्या बात हुई? मेरे जहन में जो तरकीब आई थी मैंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, कोशीला बहन, इस दूध में तुम्हारे घर की नहूसत का जहर मिला हुआ है। मेरे सिवाय इस जहर को कोई महसूस नहीं कर सकता। कोशीला एकदम घबरा गई। महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, हाँ कोशीला, इस घर पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होने वाली है। इस मुसीबत का असर सबसे पहले तुम्हारे घर के दूध में जाहिर हुआ है, क्योंकि दूध देवताओं की पवित्र खुराक है। अब तो कोशीला भी परेशान हो गई। मुझसे उसे अंधी अकीदत हो गई थी और ये अकीदत उसे होनी भी चाहिए थी। मेरी सबसे बड़ी करामत ये थी कि मैं सांप होकर इंसान की आवाज में बोलता था और बातें करता था। उसका ईमान था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच होगा। हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज भगवान के लिए हमारे घर को आने वाली मुसीबत से बचा लो। मैंने कहा, कल रात तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था वो इसी आने वाली मुसीबत की एक निशानी थी। अगर ऐन वक्त पर मैं उस कमरे में न पहुंच जाता तो तुम्हारे घर की इज्जत खाक में मिल चुकी होती। कोशीला ने आजिज़ी से कहा, महाराज हम पर कृपा करें, हमें आने वाली मुसीबत से बचा लें। जब मैंने देखा कि कोशीला पूरी तरह तैयार हो चुकी है तो मैंने कहा, मुझे नाग देवता से मशवरा करने दो। अगर नाग देवता ने मुझे इजाजत दी तो मैं तुम्हारी मुसीबत को जरूर टाल दूंगा। मैं ध्यान लगाने लगा हूँ, मुझे बुलाना मत। और मैंने यूं ही अपना सर नीचे कर लिया। 10-15 सेकंड तक मैं इसी हालत में कुंडली मारे बैठा रहा। मैं देख रहा था कि कोशीला बड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। कभी आसमान की तरफ मुंह उठाकर हाथ जोड़ती। मैंने गर्दन ऊपर उठा ली और कोशीला से कहा, तुम बड़ी भागवान हो कोशीला। नाग देवता ने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हारे घर पर आने वाली मुसीबत को हमेशा के लिए भगा दूं। कोशीला का चेहरा फरते अकीदत से खिल गया। उसने झुककर मेरे आगे सजदा कर दिया और बोली, आप भगवान के अवतार हैं, मैं आपका उपकार जन्म जन्म में याद रखूंगी। मैंने कहा, तुम्हें शायद एक काम करना पड़े। वो बोली, आप हुक्म करें महाराज, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैंने सोची समझी तरकीब के मुताबिक कहा, नाग देवता ने मुझे बताया है कि दिल्ली शहर में इस वक्त एक ऐसा आदमी मौजूद है जिसकी जन्म कुंडली तुम्हारे पिता के दादा से मिलती है। अगर वो आदमी मेरे सामने आ जाए और मैं उस पर नाग देवता का खामोश मंत्र पढ़कर फूंक दूं तो तुम्हारे घर पर आने वाली मुसीबत टल सकती है, बल्कि उसके बाद तुम्हारे घर पर कभी कोई विपदा नहीं आएगी। कोशीला बेताबी से बोली, महाराज वो आदमी कौन है? वो कहाँ मिलेगा? मुझे बताएं, मैं उसकी मिन्नत करके उसे यहाँ ले आऊंगी। मैंने कहा, नहीं, उसे यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा काम राजदारी में होगा, तुम उसे यहाँ नहीं लाओगी, मैं उसके सामने जाऊंगा। कोशीला ने कहा, ठीक है महाराज, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन महाराज वो आदमी कहाँ मिलेगा? दिल्ली शहर तो आदमियों से भरा हुआ है। मैंने कहा, इसके लिए मुझे एक बार फिर ध्यान में जाकर नाग देवता से पूछना होगा कि वो आदमी हमें कहाँ मिलेगा। और मैंने फौरन सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद सर ऊपर करके मैंने कोशीला से कहा, कोशीला, नाग देवता ने मुझे उस आदमी की शक्ल दिखा दी है और ये भी कहा है कि ये आदमी इस वक्त तुम्हारे पिताजी के पास बैठा हुआ है। कोशीला ने ताज्जुब से कहा, मैं समझी नहीं महाराज। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी इस वक्त कहाँ हैं? उसने बताया कि वो थानेदार मेहता जी के साथ CIA के हेडक्वार्टर गए हैं। मैंने फौरन बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और तुमने ये भी सुना होगा कि थानेदार मेहता ने एक मुजरिम को पकड़ा है
जो CIA के हेडक्वार्टर में बंद है और तुम्हारे पिताजी इस मुजरिम को देखने गए हैं। ये वही आदमी होगा जिसकी तस्वीर मुझे नाग देवता ने दिखाई है और जिसकी जन्म कुंडली तुम्हारे पिताजी के दादा की जन्म कुंडली से मिलती है। मुझे यकीन है कि वही आदमी इस वक्त तुम्हारे पिताजी के सामने बैठा है। कोशिला के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी सी फैल गई। कहने लगी, महाराज मुझ पर कृपा करें, आप खुद वहां जाकर उस आदमी को देखें। अगर ये वही आदमी है तो भगवान के वास्ते उस पर नाग देवता का मंत्र पढ़कर फूंक दें ताकि हमारे घर की मुसीबत टल जाए। मैंने कहा, मूर्ख लड़की, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो मालूम ही नहीं कि CIA का हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर मैं सांप के रूप में हूँ। मैं अपना रूप शिव जी महाराज के हुक्म के बगैर नहीं बदल सकता और शिव जी महाराज इस वक्त कैलाश पर्वत में समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। कोशिला की परेशानी में इजाफा हो गया था। आखिर मैंने उसे एक तरकीब समझाई। मैंने कहा, एक तरीका हो सकता है। कोशिला का चेहरा धूप में चमक उठा। उसने पूछा, वो क्या महाराज? मैंने कहा, वो आदमी जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई है पुलिस की कैद में है। जाहिर है कि वो कुछ देर CIA के हेडक्वार्टर में ही बंद रहेगा। तुम किसी तरह अपने पिताजी से कहो कि तुम इन मुजरिमों को देखना चाहती हो जिन्हें पुलिस ने CIA हेडक्वार्टर में कैद कर रखा है। तुम मुझे छुपाकर अपने साथ ले जाना। मैं इन मुजरिमों की शक्ल देखकर पहचान लूंगा कि वो कौन सा मुजरिम है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी। मैं तुम्हें उस वक्त खास इशारा करूंगा कि यही वो आदमी है। तुम वहां किसी बहाने थोड़ी देर के लिए रुक जाना, उस आदमी से इधर उधर की बातें शुरू कर देना। इतनी देर में मैं नाग देवता का मंत्र पढ़कर उस पर फूंक दूंगा। उसके साथ ही तुम्हारे घर की सारी मुसीबतें, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। उसने उदास लहजे में कहा, मैं पिताजी को कैसे राजी करूंगी? मैंने बज़ाहिर बेताल्लुक सा होकर कहा, अब ये तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हें आने वाली मुसीबत से आगाह कर दिया है। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो कुछ वक्त यहाँ ठहर कर चला जाऊंगा। कोशिला ने जल्दी से मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। नहीं नहीं महाराज, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं पिताजी को राजी कर लूंगी, खा मुझे कुछ ही क्यों ना करना पड़े। मैं आज ही पिताजी से बात करूंगी। इतने में नीचे से घर की मुलाजिमा ने कोशिला को आवाज दी, बीबी जी नीचे आए, खाना खा लें। कोशिला ने कहा, महाराज वादा करें कि जब तक आप उस आदमी पर नाग देवता का मंत्र नहीं फूंक लेते मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। कोशिला खुश हो गई। उसने मुझे उठाकर ब्लाउज में छुपाया तो मैंने कहा, तुम मुझे घर में किसी और जगह क्यों नहीं छुपा देती? अपनी साड़ी में कब तक छुपाती फिरोगी? वो बोली, आप कहते हैं तो मैं आज रात आपको अपने कपड़ों की छोटी अलमारी में छुपा दूंगी। वहां आपका दम तो नहीं घुटेगा? मैंने कहा, हम देवता सम्मान हैं, हमारा दम नहीं घुट सकता। वो छत से नीचे उतर गई। माताजी की चारपाई के सामने बैठकर उसने खाना खाया। मैं उस वक्त भी उसके ब्लाउज के अंदर छुपा बैठा था। इस तरह एक जगह साकित होकर बैठे रहने से मुझे भी बड़ी कोफ्त होती थी। खाना खाने के बाद कोशिला हाथ धोने गुस्ल खाने में आई तो मैंने उसे कहा, तुम मुझे अभी अपनी अलमारी में छुपा दो। वो बोली, ठीक है महाराज, मैं अभी आपको अपनी अलमारी में बिठा देती हूँ। कोशिला की अलमारी दूसरे कमरे में थी। दीवार में बनी हुई छोटी सी अलमारी थी जिसमें उसकी कुछ किताबें और साड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। कोशिला BA कर चुकी थी और अब अंग्रेजी और हिंदी रिसालों और अखबारों में सोशल फलाह बहबूद के मज़ामीन लिखती थी। उसने अलमारी खोली और जरा आगे होकर मुझे अपने ब्लाउज में से निकाला और अपनी साड़ियों के पीछे बिठा दिया और आहिस्ता से पूछा, महाराज यहाँ आपको तकलीफ तो नहीं होगी? मैंने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पिताजी से तुम्हारी जो बात हो मुझे फौरन आकर बता देना, क्योंकि मुसीबत को मैं तुम्हारे घर के ऊपर मंडलाते हुए देख रहा हूँ। अगर जल्दी कोई उपाय न किया गया तो इस घर की खुशियाँ और सुकून बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा, महाराज मैं फौरन आपको बता दूंगी। ये कहकर उसने अलमारी बंद कर दी। मेरी स्कीम अगरचे जरा पेचदार हो गई थी मगर मुझे यकीन था कि कामयाब जरूर होगी, क्योंकि मैं कोशिला को नाग देवता के भाई की हैसियत से डराने में कामयाब हो गया था और अपने घर को तबाही से बचाने के वास्ते कोशिला कुछ भी कर सकती थी। अलमारी की फजा में अजीब सी नामानूस बू फैली हुई थी। शायद ये फिनाइल की गोलियों की बू थी। पहले तो मैं इंसान और सांप होने की हैसियत से इस बू को बर्दाश्त करता रहा। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं ज्यादा देर अलमारी में इस बू को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। फिनाइल की गोलियां तहकी हुई साड़ियों में कुछ ज्यादा ही रखी गई थी। उनकी तेज बू सीधी मेरे इंसानी दिमाग में चढ़ रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन मैं अलमारी में बंद था और मुझे उस वक्त तक यहीं बंद रहना था जब तक कि कोशिला दोबारा नहीं आती। खुदा ने मुझ पर बड़ा करम किया कि कोई 1 घंटे बाद ही कोशिला मेरे लिए दूध लेकर आ गई। उसने अलमारी का पट खोला तो ताजा हवा अंदर आई, साथ ही मेरी जान में जान आ गई। मैंने उसे अपनी मुसीबत बताई तो वो
वो कहने लगी, महाराज मैंने तो आपकी इच्छा पर आपको यहाँ रखा था, वरना तो मुझे बड़ी खुशी होती कि भगवान के अवतार मेरे दिल के पास हैं और फिर आप छोटे से हैं, आपको कोई देख भी नहीं सकता कि आप मेरे कपड़ों में छुपे हुए हैं। उसने मुझे दूध पिलाया और उठाकर अपने ब्लाउज में छुपाने लगी तो मैंने पूछा, पिताजी से कोई बात हुई? वो बोली, पिताजी अभी तक वापस नहीं आए, उनके आते ही मैं उनसे बात करूंगी। मैंने एक स्कीम सोच ली। मैंने पूछा, मुझे बताओगी? उसने मुझे ब्लाउज के अंदर रखकर अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहा, महाराज आप तो मेरे साथ ही हैं, पिताजी से जब बात करूंगी तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। कोशिला का छोटा भाई जिसकी उम्र 10-11 बरस की होगी अंदर आ गया। बोला, दीदी तुम अलमारी में किससे बातें कर रही हो? कोशिला ने कहा, मेरी इस अलमारी में भगवान कृष्ण की जो तस्वीर है ना, मैं उससे बातें कर रही हूँ। और वो माता जी के कमरे में आ गई। शाम के वक्त कोशिला का बाप वापस आया। उसने अपनी बीवी यानी कोशिला की माँ की खैरियत दरियाफ्त की। कहने लगा, हेडक्वार्टर में देर हो गई। पैलेस होटल के धमाके की वजह से केंद्र मंत्री ने सख्त दबाव डाला है, एक आतंकवादी पकड़ा है, अभी तक वो कुछ नहीं बता रहा, बड़ा टाइम देना पड़ता है। कोशिला भी पास ही बैठी थी। उसने जो स्कीम सोच रखी थी उस पर अमल शुरू करते हुए अपने बाप से कहा, पिताजी मेरा एक काम कर दें। उसके बाप ने कहा, कहो बेटी क्या काम है? कोशिला ने कहा, पिताजी कलकत्ते के अंग्रेजी अखबार अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर ने मुझे कहा है कि मैं उनके लिए आतंकवादी पर एक रिसर्च मजमून लिख दूं। इसके लिए जरूरी है कि मैं 1-2 दहशतगर्दों से खुद बातचीत करूं, उनको एक नजर देखूं। आपके पास इस वक्त 1-2 आतंकवादी CIA के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। अगर मुझे उनको देखने और उनसे 2-1 बातें पूछने का मौका मिल जाए तो मेरा मजमून बड़ा कामयाब रहेगा और हो सकता है अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर मुझे दिल्ली में अपने अखबार का मुस्तकिल नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। मैंने दिल में कोशिला के जहन को दाद दी। उसने ऐसी स्कीम सोची थी कि उसके बाप के लिए इनकार करना मुश्किल हो गया था और ऐसा ही हुआ। उसके बाप ने कहा, बेटी अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कल ही अपने साथ ले चलूंगा। इस वक्त CIA के हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 आदमी हमने ऐसे पकड़ रखे हैं जिन पर हमें शुबा है कि वो आतंकवादी हैं। तुम बेशक उनसे बातचीत कर लेना मगर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हें इन खतरनाक लोगों से अकेला नहीं मिलने दूंगा। कोशिला ने कहा, मैं अकेली मिलना भी नहीं चाहती पिताजी, आप जरूर मेरे साथ रहेंगे। कोशिला इतनी खुश नहीं थी जितना खुश मैं था। दूसरे रोज दोपहर से पहले कोशिला का बाप थाने से आ गया और कोशिला को साथ लेकर CIA के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हुआ। मैं कोशिला के कपड़ों में ही छुपा हुआ था। हम रिक्शे में थे। मैं ब्लाउज में से अपना सर बाहर नहीं निकाल सकता था। खतरा था कि कोशिला का बाप मुझे देख न ले। चुनाचे मुझे कुछ मालूम नहीं कि रिक्शा कौन कौन सी सड़कों पर से गुजरता हुआ आखिर एक जगह घूमकर थोड़ी दूर तक चला और फिर रुक गया। कोशिला रिक्शे से उतरी और चलने लगी। मैंने जरा सी गर्दन ऊपर की। मेरे आगे कोशिला की साड़ी का पल्लू था। सर्दी की वजह से कोशिला ने सूती साड़ी पहन रखी थी जिससे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोशिला ने मुझे रवाना होने से पहले गुस्ल खाने में जाकर बता दिया था कि जिस आदमी को हम देखने जा रहे हैं उससे बातें करते वक्त पिताजी मेरे पास ही बैठे होंगे, इसलिए आप खामोशी से मंत्र पढ़कर फूंक दें। मैंने कौन सा मंत्र पढ़कर फूंकना था? मुझे तो सिर्फ ये देखना था कि जिस आदमी को पुलिस ने दहशतगर्दी के शुबे में पकड़कर जेरे हिरासत रखा हुआ है वो कमांडो खालिद ही है या कोई और है। मैंने कोशिला से कहा, फिक्र न करो, मैं खामोशी से मंत्र पढ़कर फूंकूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भगवान करे ये वही आदमी हो जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई है। मुझे महसूस हो रहा था कि कोशिला 1-2 राहदारियों में से गुजरी है। उसके पिताजी को 2-3 आदमियों ने नमस्ते भिंडारी जी भी कहा था। ये आदमी खुफिया पुलिस का आदमी था और यहाँ उसको सभी जानते थे। फिर ऐसा लगा जैसे हम लोग सीढ़ियां उतर रहे हैं। हम दिल्ली CIA के हेडक्वार्टर के किसी तहखाने में जा रहे थे जो यकीनी तौर पर टॉर्चर सेल ही था। नीचे पहुंचकर किसी ने कोशिला के बाप को नमस्कार भिंडारी साहब कहा। कोशिला के बाप ने पूछा, मुलजिम इसी सेल में है या किसी दूसरे सेल में? दूसरे आदमी ने कहा, सर इसी सेल में है। ये कोई पुलिस का संतरी होगा जो वहाँ गार्ड की ड्यूटी दे रहा था। वो मुझे नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कोशिला के कपड़ों के अंदर था। कोशिला के बाप ने संतरी से कहा, मुखराम दरवाजा खोल दो, मुझे मुलजिम से कुछ बातें पूछनी है। मुझे पहले ताला खुलने और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। कोशिला आगे बढ़ी। अचानक मुझे कमांडो खालिद के जिस्म की तेज बू महसूस हुई। मैं आज भी इस मुअम्मे को हल नहीं कर सका था कि मुझे इससे पहले कमांडो खालिद की बू क्यों महसूस नहीं हुई थी, जबकि एक रोज पहले तेज हवा में भी मैंने उसके जिस्म की बू दूर से आती महसूस कर ली थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि कमांडो खालिद दिल्ली शहर में ही था और मुझे उसकी बू बिल्कुल नहीं आई थी, बल्कि ऐन उस वक्त महसूस होने लगी जब उस कोठरी का दरवाजा खोला गया जिसमें वो बंद था। हो सकता है उसकी वजह यह हो कि मुझ पर जो दौरा पड़ता था मैं उसकी वजह से सांप की शक्ल में तब्दील नहीं हुआ था, बल्कि इस सांप के डसने से मेरी इंसानी शक्ल तब्दील हुई थी जिसने मुझे गड्ढे में दफन शुदा हालत में काटा था। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि जिस सांप ने मुझे डसकर इंसानी रूप में तब्दील किया था उसके जहर
जहर का असर मुझ पर कब तक कायम रहेगा और मुझ में और कौन कौन सी तब्दीलियां होंगी। इस सांप के जहर का पहला असर तो ये हुआ कि मुझे अपने किसी करीबी साथी की बू दूर से आ जाया करती थी। उसमें गड़बड़ पैदा हो गई थी। कोशिला के बाप ने किसी को हुक्म देने के अंदाज में कहा, सीधे होकर बैठ जाओ। कोशिला जानती थी कि मुझे उस आदमी को देखकर शनाख्त करना है कि आया ये वही आदमी है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी। उसने साड़ी के पल्लू को संभालने के बहाने अपने ब्लाउज को जरा सा नीचे कर लिया। ब्लाउज नीचे करने से मेरा सर ब्लाउज से थोड़ा सा बाहर निकला। मैंने देखा कि तहखाने की मध्यम रोशनी में एक आदमी जमीन पर कंबल लपेटे बैठा हुआ है। मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकता था। ये मेरा मोहसिन और मेरा मुजाहिद साथी कमांडो मंजर खालिद था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और एक आंख सूजी हुई थी। कोशिला के बाप ने अपनी बेटी से कहा, कोशिला बेटी, ये आतंकवादी पाकिस्तान से जासूसी करने आया है। इसके दूसरे साथी भी हैं जिन्हें हम बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तुम्हें इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो। मेरे और कोशिला के दरमियान ये बात तय हो चुकी थी कि अगर ये वही शख्स हुआ जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी तो मैं उसके ब्लाउज के अंदर अपना सर उसके जिस्म से दोबारा रगड़ूंगा। चुनाचे मंजर खालिद को देखने के बाद मैंने ऐसा ही किया। कोशिला फौरन समझ गई कि हमें हमारा मतलूबा शख्स मिल गया है। उसने कमांडो खालिद से यूं ही सवालात पूछने शुरू कर दिए जिनके जवाब कमांडो खालिद ने बेदिली से हाँ और ना में दिए। कोशिला मुझे वक्त दे रही थी ताकि मैं नाग देवता का खास मंत्र पढ़कर उस आदमी पर फूंक सकूं जिसके बाद उसके खानदान पर आने वाली मुसीबत से निजात मिलनी थी। मैं ये सब कुछ ड्रामा कर रहा था। मुझे भला कौन सा मंत्र पढ़ना था। मैंने यूं ही एक बार कोशिला पर जाहिर करने के लिए मुंह से फुनकार की हल्की सी आवाज निकाली जिसको वही सुन सकी होगी। इससे मेरी मुराद ये थी कि वो समझ जाए कि मैंने मंत्र पढ़कर फूंका है। हकीकत में मैं ये सोच रहा था कि कमांडो खालिद को यहाँ से किस तरह फरार करवाया जा सकता है। ये इतना आसान काम नहीं था। कोठरी तहखाने में थी और बाहर पुलिस का संतरी पहरे पर मौजूद था। इसके अलावा ये तहखाना भारत की मरकजी हुकूमत की इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर की इमारत में था। यहाँ तक मेरा एक सांप की शक्ल में पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे रास्ते का भी इल्म नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि कोशिला के ब्लाउज से जरा सा सर बाहर निकाले अपने साथी मुजाहिद कमांडो मंजर खालिद को भी बेबसी की हालत में देख रहा था। उसकी शक्ल सूरत जाहिर कर रही थी कि उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है, लेकिन वो एक बहादुर और इस्लाम का सच्चा मुजाहिद था। उसने अभी तक अपने किसी साथी का नाम पता नहीं बताया था। जब कोशिला को यकीन हो गया कि मैंने मंत्र फूंक दिया है तो उसने अपने बाप से कहा, पिताजी अब मुझे किसी दूसरे आतंकवादी से मिलवा दें। इससे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। इस दौरान मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे मैं कमांडो खालिद को बता सकूं कि वो फिक्र न करे, मैंने उसे देख लिया है और मैं उसे इस जहन्नम से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन कोशिला के बाप के होते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसका बाप हमारे साथ न होता तो मैं कमांडो खालिद पर अपना आप जाहिर कर सकता था और मुझे देखकर उसका हौसला भी बढ़ जाता और उम्मीद भी बंध जाती कि मैं उसको वहां से निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन कोशिला का बाप अपनी बेटी के बिल्कुल साथ ही स्टूल पर बैठा था और एक गार्ड संतरी भी हमारे पीछे राइफल लिए खड़ा था। दोनों बाप बेटी कोठरी से बाहर आ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।